ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस का हम जो है ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमने जो है इसका जो मेनिंजाइटिस है इसकी प्रॉपर हमने मतलब कि फिजियोलॉजी और इसकी एक तरह से जो पैथोलॉजी थी वो सारी हमने डिटेल से डिस्कस कर ली थी, ठीक है। लेकिन आज जो मेनली इसका हमारा जो कल का टॉपिक रह गया था आपको मेनिंजाइटिस में से, वो था आपका ट्रीटमेंट। क्या था आपका एक तरह से ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट किस चीज़ का? ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। कि आप जो आपका मेनिंजाइटिस है इसका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है और इसकी सारी जो ड्रग्स वगैरह यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो पहले मतलब कि आपको पता है कि जो आपका मतलब कि हम इसकी काजिज की तरफ चलें, ठीक है। तो काजिज में हमने देखा था कि मेनली जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, ठीक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था वही आपको एक तरह से मेनिंजाइटिस करवाता था, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने किसी पेशेंट को डायग्नोज किया और उसको एक तरह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। क्या हो गया? उसको एक तरह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के बाद, ठीक है, तो आपने जो पहला ट्रीटमेंट उसमें स्टार्ट करवाना है वो क्या आप देंगे? आप उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। क्या देंगे आप जनाब? उसको एक तरह से एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स, यानी ऐसी ड्रग्स देंगे जो बैक्टीरिया को क्या करेंगी, जो बैक्टीरिया को एक तरह से किल करेंगे, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, इनको हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि इनका क्या सीन होता है। देखिए, हमने एंटीबायोटिक्स को दो तरीके से इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है और वो क्या है, वो अभी एक तरह से न्यू नेट्स है। क्या है? एक पेशेंट आपके पास है, वो न्यू नेट्स है। तो हमने उसमें जनाब कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, ठीक है, और कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। या फिर आपके पास एक पेशेंट आता है जो एक तरह से जो चिल्ड्रन है, लाइक उसकी जो एज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, या आपका प्लस जो है आपके अडल्ट आते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हमने जो है वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने पहले क्या करना है, हमने एंटीबायोटिक्स को तो यूटिलाइज करना है, एंटीबायोटिक्स देनी है आपके एक तरह से बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए। अब वो जो आपकी एंटीबायोटिक्स होंगी ना, वो मतलब कि कौन सी होंगी, वो हो सकता है कि अब जो हम देंगे वो हो सकता है कि आपका पेशेंट जो है वो न्यूनेट्स हो, ठीक है, उसको न्यूनेट्स हो। तो हमने उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है? तो आपने कहना है कि अगर हमारे पास पेशेंट आ जाए और उसकी जनाब वो एक तरह से न्यूनेट्स हो, तो आपने उसमें मेनिंजाइटिस हो जाए और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाए, तो आपने उसमें क्या देनी है? आपने उसमें एक तरह से एम्पीसिलिन देनी है। कौन सी? आपने एंटी उसमें एक तरह से पेनिसिलिन देनी है, वो होगी आपकी एम्पीसिलिन। क्या देनी है? आपने एम्पीसिलिन उसमें देनी है। और इसके अलावा आपने जो ना उसमें जो देनी है, मतलब कि इसके अलावा वो आपने देनी है सेफोटेक्साइम। कौन सी ड्रग देनी है? आपने कहना है कि वो देंगे आप एक तरह से सेफोटेक्साइम। आप उस पेशेंट में रिकमेंड करोगे, क्या दोगे आप? सेफोटेक्साइम दे सकते हो। या फिर आप क्या दे सकते हो? आप इस सेफोटेक्साइम के बदले में क्या जेंटामाइसिन जो है, क्या जो आपकी एक तरह से जेंटामाइसिन जो है, जेंटामाइसिन आप उस पेशेंट में रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइक अभी हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग में आपका पेशेंट आएगा उसमें आपने क्या देनी है? एंटीबायोटिक्स देनी है। अगर वो न्यू नेट्स है तो आपने पेंसिलिन देनी है। कौन सी पेंसिलिन? एम्पीसिलिन आपने देनी है। और कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है? आपने सेफोटेक्साइम। कौन सी ड्रग देनी है? सेफोटेक्साइम देनी है, जो कि आपकी जो एक तरह से थर्ड क्लास है, ठीक है, जो सिफेलोसोपरीन की आपकी प्लस आपके पास जो आती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, वो देनी है। या जो आपकी जेंटामाइसिन है, जो अमाइनो ग्लूको आपकी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, वो आपने दे देनी है, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ये आप जो है वो न्यूनेट्स में देंगे। लेकिन न्यूनेट्स में एक जो ड्रग होगी वो कौन सी होगी? वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। और वो कौन सी है? वो है आपकी एक तरह से सेफ्ट्राइएक्सोन। कौन सी ड्रग होगी? वो है आपकी एक तरह से सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक है। सेफ्ट्राइएक्सोन जो ड्रग है, जो एक तरह से एंटीबायोटिक्स है, जो आपकी एक तरह से थर्ड जनरेशन मतलब थर्ड जो जनरेशन है आपकी एंटीबायोटिक्स की, लाइक आपकी जो सिफेलोसोप्रीन है उसमें आपकी क्या आती है? आपकी सेफ्ट्राइएक्सोन आती है। और ये जो सेफ्ट्राइएक्सोन है ये आपने कभी भी आपके न्यू नेट्स में नहीं देनी। यानी कि आपने कहना है ये जो सेफ्ट्राइएक्सोन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपके न्यू नेट्स में। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेफ्ट्राइएक्सोन है, ये सेफ्ट्राइएक्सोन आपके बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? यानी कि न्यू नेट्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है? क्योंकि पहली पहली बात तो ये है कि जो आपके न्यूनेट्स होते हैं, ये न्यूनेट्स के अंदर आपका जो लाइक एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आपका यूजीटी, ठीक है। अभी आपने समझना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आती तो उसने सिंपल याद कर लेना कि न्यूनेट्स में हम एम्पीसिलिन देंगे, सेफोटेक्साइम देंगे और आपकी जेंटामाइसिन देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी सेफ्ट्राइएक्सोन होगी, वो सेफ्ट्राइएक्सोन आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी आपकी इस लाइक आपके
न्यूनेट्स में। अब मतलब कि अगर किसी को रीजन समझ आती है तो वेल एंड गुड है, अगर समझ नहीं आती तो आपने सिर्फ उसको याद कर लेना है। जो कि सेफ ट्राई एक्सोन होती है ना, ये क्या करती है, ये आपके बच्चे में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन होता है, कौन सा आपका एक तरह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन, उस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन का लेवल को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन होता है उसके लेवल को इंक्रीज कर देती है। इसके इसके जो पीछे लाइक ये कैसे आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन के लेवल को इंक्रीज करती है, तो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है। लाइक ये क्या करती है, जो आपका लाइक एल्बुमिन होगा नॉर्मली, जब आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन बनता है ना, तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन आपके एल्बुमिन के साथ अटैच हो जाता है। फिर एल्बुमिन क्या करता है, इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन को लीवर के पास लेकर जाता है, और लीवर में जो आपका यूजीटी एंजाइम होता है इसको कन्वर्ट कर देता है आपके कॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन में, ठीक है। लेकिन जो सेफ ट्राइएक्सोन होती है, ये आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन को एल्बुमिन के साथ अटैच नहीं होने देती, ठीक है। जब ये आपके लाइक अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन को आपके एल्बुमिन के साथ अटैच नहीं होने देगी, तो आपके ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन होगा, ये क्या करेगा, ये जनाब आपके ब्रेन में जाएगा, क्या करेगा, आपके ब्रेन में एंटर हो जाएगा, ठीक है। जब ये ब्रेन में एंटर हो जाएगा तो ब्रेन के एक फोर ब्रेन होता है जो हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन के पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं आपका बेसल गैंग्लिया। क्या होता है, आपके एक तरह से बेसल गैंग्लिया होता है, और ये जनाब उस बेसल गैंग्लिया में जाके अकोमुलेट हो जाता है, ठीक है। ये आपने कहना है कि जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब इंक्रीज होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये आपके ब्रेन में एंटर हो जाता है, बेसल गैंग्लिया में अकोमुलेट हो जाता है। और जब ये आपके बेसल गैंग्लिया में अकोमुलेट हो जाता है तो इसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं कर्निकटेरस। क्या कहते हैं, आपकी कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं कर्निकटेरस, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं आपकी तरह से कर्निकटेरस, ठीक है। तो आपने कहना है कि कर्निकटेरस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन जो होता है वो आपके फोर ब्रेन के बेसल गैंग्लिया में जाके अकोमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कर्निक टेरस कहते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि आपने कहना कि जो न्यू नेट्स होते हैं, न्यू नेट्स के अंदर सेफ ट्राई एक्सोन जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वो नहीं दी जाती, ठीक है। आपने एम्पीसिलिन, सेफोटेक्साइन और जेंटामाइसिन उसमें देनी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपके चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर, के चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर जो है वो हम कौन कौन सी आपकी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो आपने कहना हम सेफ ट्राइएक्सोन इनके अंदर दे सकते हैं। क्या आपने कहना, जो सेफ ट्राइएक्सोन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी आपके न्यूनेट्स में, तो अब जो है वो आपके चिल्ड्रन और अडल्ट्स में जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम जो आपकी वैंकोमाइसिन है क्या है, और वैंकोमाइसिन भी आपकी एक तरह से दे सकते हैं, ठीक है। वैंकोमाइसिन जो है वो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस तरह इसको याद करना है। किस तरह आपने याद करना है कि आपने पहले क्या करना है कि हम एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स जो है वो न्यू नेट्स में पेनिसिलिन आप दे सकते हैं जिसको हम एम्पीसिलिन कहते हैं, और आपकी सेफोटेक्साइम है और जेंटामाइसिन दे सकते हैं, ठीक है। जो आपकी सेफ ट्राइएक्सोन है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि ये कर्निक टेरस करवाती है। और आपकी जो चिल्ड्रन और अडल्ट अगर आ जाए उनमें आपकी एक तरह से बैक्टीरियल मनिंजाइटिस हो जाए, तो आपने सेफ ट्राइएक्सोन और वैंकोमाइसिन जो है वो उनमें आप रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से जो एंटीबायोटिक्स जो इस पेशेंट में आप स्टार्ट करवाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाता है और उस पेशेंट में क्या हो, उस पेशेंट में अगर आपका एक तरह से जो है दूसरी लाइक कंडीशन हो जाए, कौन सी कंडीशन, आपकी जो वायरल मनिंजाइटिस, ठीक है, वायरल मनिंजाइटिस हो जाए, लाइक उसमें वायरस का अटैक हो जाए, तो फिर आपने कौन सी ड्रग यूज करनी है। तो आपने कहना है जो आपकी ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं आसाइक्लोवीर, ठीक है। कौन सी होती है आपकी आसाइक्लोवीर, ठीक है। आसाइक्लोवीर जो ड्रग है, ठीक है, जो आपकी एंटी वायरल है उसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, अगर उस पेशेंट को क्या हो, वायरल मनिंजाइटिस हो। क्या हो, आपका वायरल मनिंजाइटिस हो, तो वायरल मनिंजाइटिस में आप साइक्लोवीर जो है वो साइक्लोवीर आप जनाब यूटिलाइज कर सकते हो उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपने कहना है। फिर अगर हमारे पास एक और मतलब क्या आती है, अगर उस पेशेंट में फंगल हो, ठीक है, फंगल आपका मनिंजाइटिस हो रहा हो, तो फिर आपने कौन सी उसमें जनाब ड्रग देनी है। तो आपने कहना हमारे पास एक ड्रग होती है यानी कि एंटी फंगल होती है जिसको हम कहते हैं एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। क्या कहते हैं आपकी एक तरह से एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी जो है, जो आपकी एक तरह से एंटी फंगल है, इस एंटी फंगल जो है एम्फोटेरिसिन बी, अगर ये फंगल मनिंजाइटिस हो तो उसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जो लाइक पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में क्या है कि हमारी काफी जो लाइक एंटी फंगल ड्रग हैं, ठीक है, और जनाब आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, इनके खिलाफ काफी रेजिस्टेंस जो है वो
डेवलप हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो ड्रग होती है, अगर हम एक उसमें टेबलेट्स दें, फॉर एग्जाम्पल आपकी एम्फोटेरिसिन बी ड्रग जो है वो दें, एक टेबलेट दें, तो वो उस मतलब ये काम नहीं करती, क्योंकि काफी जो आपकी एक तरह से जो आपके फंजाई है, आपके बैक्टीरिया हैं, वो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर चुके हैं। तो हम अक्सर जो है आपकी जो एम्फोटेरिसिन बी है, इसको कंबाइन करके देते हैं एक और ड्रग के साथ, एक और एंटी फंगल के साथ, ठीक है। तो आपने कहना है ऐड ऑन, ठीक है, मतलब कि ऐड ऑन थेरापी इसको कहते हैं। मतलब कि अगर हम एक ड्रग के साथ एक और जो ना टेबलेट या एक और ड्रग ऐड कर दें, तो इसको हम कहते हैं ऐड ऑन थेरापी। तो आपने कौन सी दूसरी ड्रग ऐड करनी है? फ्लूसाइटोसिन। कौन सी? आपकी एक एंटी फंगल होती है जिसको कहते हैं फ्लूसाइटोसिन। क्या? फ्लूसाइटोसिन। ये फ्लूसाइटोसिन जो है वो आपने एम्फोटेरिसिन बी के साथ देनी है, ठीक है। आज साइक्लोवीर आपने देनी है वायरल मेनिंजाइटिस के लिए, एम्फोटेरिसिन बी प्लस आपका जो फ्लूसाइटोसिन है, ये आपने एक तरह से एंटी फंगल में देनी है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि जनाब ये जो आपके पेशेंट होते थे लाइक मेनिंजाइटिस के, इसमें फीवर भी हो रहा होता था, हमने फीवर को भी ट्रीट करना है, और फीवर के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे? हम आपकी एंटीपायरेटिक, ठीक है। आपका जो पायरिसिस किसे कहते हैं, लाइक पायरेटिक किसे कहते हैं? पायरेटिक आपके फीवर को कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स देनी है, और एंटी आपकी एक तरह से एंटीपायरेटिक में कौन सी ड्रग आएगी? आपने पैरासीटामोल दे देनी है। क्या? आप एक तरह से पैरासीटामोल जो है वो आपने देनी है, ठीक है। पैरासीटामोल जो है वो आपने देनी है उसके लाइक फीवर को कम करने के लिए। उसके अलावा हमने देखा था कि उस पेशेंट में क्या हो रहा था, उस पेशेंट में एक तरह से नोजिया प्लस वोमिटिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? आपका नोजिया प्लस वोमिटिंग हो रहा था। और नोजिया और वोमिटिंग में आप जनाब आप ऐसी ड्रग दोगे जो आपकी नोजिया और वोमिटिंग को कम करे। तो उसमें लिए जो आपकी ड्रग आती है वो आपकी एक तरह से जो उसका ब्रांड नेम है वो है डुमेल, ठीक है। डुमेल के नाम से आता है, लेकिन आपने याद करना है वो होता है आपका डोम पेरिडोन। किम्स होती है, हमने पढ़ी थी ना ड्रग, आपकी हेलो पेरिडोल होता है, ड्रो पेरिडोल होता है, ठीक है। ये सारी हमने पढ़ी हैं। तो आपने कहना इसमें आपकी एक तरह से डोम पेरिडोन जो होगी, ठीक है, डोम पेरिडोन जो होगी, डोम पेरिडोन, ये आप नोजिया और वोमिटिंग के लिए जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आपने याद करना है कि आप जो ना एंटीबायोटिक्स में क्या क्या यूटिलाइज कर सकते हो, और इसके अलावा आप जो वायरल हो जाए उसमें क्या यूज कर सकते हो, फंगस हो जाए तो उसमें क्या यूज कर सकते हो, अगर उसमें मतलब फीवर को ट्रीट करना है तो फिर आप जनाब उसमें क्या यूज करोगे, तो अगर नोजी और वॉमिटिंग हो जाएगा तो फिर आप जनाब उसमें उसको क्या दोगे, तो मतलब कि आपने उसको वॉमिटिंग वगैरह को ट्रीट करने के लिए डोमपेरिडोन जो है वो उसमें रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से जो आपकी ट्रीटमेंट था। तो ट्रीटमेंट को आपने देख लेना है, आपकी उसके ऊपर लिखा हुआ है आपके जो आपकी है स्टेप टू सीख के, ठीक है, वहां से आपने देख लेना है, और वहाँ पे जो है वो प्रॉपर कंप्लीट डिटेल इसकी लिखी हुई है। मैं वहां से आपको एक तरह से मतलब कि थोड़ी सी रीडिंग भी करवा देता हूँ, फिर जो आपका आज का टॉपिक है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं, और उसको हम डिटेल से लेकर चलते हैं, उसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी क्या होंगी, जो आपकी सेफ ट्राई एक्सोन होगी, ठीक है, वो आपकी न्यू नीड्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ बिलियरी स्लगन, यानी कि आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरोबिन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और क्या होगा, जो आपका कर्निकटेरस आपको हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। दूसरा उसने लिखा हुआ है कि ट्रीट करें आपकी न्यू नीड्स को विद एम्पिसिलिन, सेफोटेक्साइम, जेंटामाइसिन, ये सारा उसने लिखा हुआ है। और चिल्ड्रन में आप सेफ्ट्राइक्सोन और वैंकोमाइसिन दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने यहाँ पे बात बताई हुई ना, तो वो कह रहा है कि डोंट बी फूल्ड, ठीक है, डोंट बी फूल्ड, न्यू नेट्स एंड यंग चिल्ड्रन रेयरली हैव मेनिंजाइटिस साइंस ऑन द एग्जाम, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ जाता है, ठीक है, लाइक वो चिल्ड्रन है, आपका न्यू नेट्स है, तो उसका मतलब कि सारे आपके तरह मेनिंजाइटिस के जो हमने एक तरह से उसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स पढ़ी थी, लाइक जो आपके जो आपके क्या होता है आपके न्यू नेट्स के अंदर चिल्ड्रन में जो मेनिंजाइटिस, लाइक उसको फीवर हो सकता है, और उसको एक तरह से मनिंजिस्मस हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका मनिंजिस्मस हो सकता है। ये सारी अगर आप उसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवा देना है। आपने वेट नहीं करना कि जनाब इसकी जनाब रिपोर्ट्स आएंगी, लैब रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर ही हम जनाब उसमें क्या करेंगे, हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। जब भी आपका एक तरह से पेशेंट आए, वो क्या हो, वो चिल्ड्रन और न्यू नेट्स हो, तो आपने जनाब विदाउट एनी मतलब कि टेस्ट का रिजल्ट किए बगैर, ठीक है, किसी भी टेस्ट का रिजल्ट किए बगैर आपने उसमें ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवा देना है, ठीक है। तो ये था आपका सारा आपके पीरियड से, ठीक है। आपने पीडियाट्रिक से भी पढ़ लेना है, फिर जो आपका वहाँ पे लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट एड से, और आपने जो वहाँ से लाइक आपकी पैथोमा से आपने जनाब जो है वो डिटेल से पढ़ लेना है। अब जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दें कि चिल्ड्रन में पेंसिलिन जी, पेंसिलिन जी भाई, हाँ पेंसिलिन दे सकते हैं, मैंने बताया ना आपको, ठीक है, उसमें एम्पिसिलिन वगैरह दे सकते हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि हम जनाब उसमें एक तरह से आपको क्लियर हो गया है।
अच्छा, आप सब जो है वो माशाल्लाह से मतलब काफी जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट मौजूद है ना, उन्होंने आजकल जो है वो एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई पेरी मैम के पास। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने सेफ्ट्राइक्सोन पढ़ा है ना, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, सेफ्ट्राइक्सोन का मतलब कि एक पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है। क्या मतलब इसमें? पेंसिलिन वी और जी। हाँ, पेंसिलिन जी भी है और वी भी है, ठीक है। तो आपने इसमें एम्पीसिलिन आपने देनी है उसमें, जो हमने आपको लिखवाई है ना कि आपकी एम्पीसिलिन वो आपने देनी है इसमें। तो इसमें एक तरह से सेफ ट्राइएक्सोन होता है, जो सेफ ट्राइएक्सोन होता है, ठीक है। जो सेफ ट्राइएक्सोन होता है हमारे पास, ये जो पेशेंट मतलब कि अगर हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, उस पेशेंट में क्या है, उसको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको बैक्टीरियल मनिंजाइटिस है, ठीक है, उसको क्या है, बैक्टीरियल मनिंजाइटिस है। प्लस उसको क्या है, प्लस उसको क्या है, आपका एक तरह से हेपाटाइटिस है, क्या है, उसको एक तरह से हेपाटाइटिस है, ठीक है। लाइक उसका लीवर सिरोसिस है, मैं कह देता हूँ, ठीक है। इस पेशेंट को मैं कह देता हूँ पेशेंट ए, ठीक है। फिर आपके पास एक और पेशेंट आता है जिसको एक तरह से बैक्टीरियल मनिंजाइटिस है, ठीक है, क्या है, आपका बैक्टीरियल मनिंजाइटिस है। प्लस उसको क्या है, उसको किडनी फेलियर, लाइक उसको सीकेडी है, ठीक है, क्या है, सीकेडी। तो आप इन दोनों में से किस पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन दे सकते हो और किसको नहीं दे सकते, विद रीजन आपको पता है? अगर किसी को रीजन पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। बस एक ही बच्चे को पता है। वजह क्या है, मतलब कि आपने आपने कहा है कि एक को दे सकते हैं। आपने कभी भी नहीं कहना कि आपने कहा लाइक ये जो उसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हेपेटाइटिस है तो उसको हम दे सकते हैं। आपने ऐसा कभी भी नहीं कहना, क्योंकि जो आपका जो अगर आपके पास एक पेशेंट हो ना, ठीक है, तो उसमें क्या हो, उसके लाइक रीनल फेलियर और मेनिंजाइटिस हो, तो आप इसमें जनाब दे सकते हैं सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। तो आपका क्या है कि लाइक अगर उसमें क्या होगा, उसमें हेपेटाइटिस हो, क्या उसमें हेपेटाइटिस हो और बैक्टीरियम, इसमें आपने सेफ्ट्राइक्सोन नहीं देनी, क्योंकि जो आपकी सेफ्ट्राइक्सोन होती है ये थर्ड जनरेशन ड्रग है और आपकी सिफेलोसोप्रीन में आती है। और ये इसको इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो कहाँ पे होता है, वो आपके किडनी में नहीं होता, ये आपके लीवर में होता है, ठीक है। ये आपके लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है और ये आपकी फीसिस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होती है, ठीक है। ये आपके रीनल के थ्रू आपसे एक्सक्रीट नहीं होती, मत, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है और ये फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। एक पेशेंट में बेचारे में पहले ही हेपेटाइटिस है, तो फिर आप क्यों दोगे उसमें सेफ्ट्राइक्सोन? ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी जो प्लानिंग है छुट्टियों में, मैं आपको जो है दोबारा से फार्मा भी स्टार्ट करवाऊंगा और सिस्टम भी स्टार्ट करवाऊंगा। तो आपके जो जितने भी एंटीबायोटिक्स थे ना वो आपको क्लियर करवा दूंगा। अभी जो मैंने सेशन लिया था ना आपका इसका फार्मा का, वो मैंने मतलब कि आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है, वो इस वजह से नहीं पढ़ाया था क्योंकि उसमें काफी जो चीजें थी ना वो थोड़ी सी डिफिकल्टी, लाइक उसका स्ट्रक्चर, उसके एकदम पिन पॉइंट के ऊपर जाके आपको समझाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो अभी जब जैसे ही आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, आपको जो कुछ चीजों का पता चल जाएगा ये सिस्टम वगैरह पढ़ के, तो जब हम दोबारा से स्टार्ट लेंगे फार्मा का, तो मैं आपको दोबारा से जो आपकी होगी ना कीमोथेरापी वहां से स्टार्ट करवाऊंगा, ताकि आपको चीजें जो है वो समझना आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं आज जो आपका टॉपिक होगा, ठीक है, तो आपने इसको देख लेना सेफ ट्राइएक्सोन को। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा आपके एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को हम देख सकते हैं कि ये देख मतलब इसको कंप्लीट लाइक इसको डिस्कस करते हैं, इसमें जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आपने जनाब इसको फर्स्ट एड से पढ़ना है, ठीक है, और फर्स्ट एड की जो फिजियोलॉजी होगी उसको आपने ओपन कर लेना है। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, फिर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये था, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, आपके लाइक आपका पेज है, कौन सा पेज, 511 पेज है, इसको आपने ओपन कर लेना है और आपने साथ साथ जो वो लिखते जाना है। ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और इसको आपने लाजमी और लाजमी समझना है। अब जो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा आपका, एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सा होगा आपका, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, कौन सा टॉपिक होगा आपका, ब्लड ब्रेन बैरियर होगा, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को हम देखते हैं कि इसका क्या सीन होता है। इसको हम ट्रिपल बी भी कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, एक तरह से ट्रिपल बी भी कहते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैरियर होते हैं जो हम लास्ट पे देखेंगे कौन कौन से होते हैं, लेकिन क्योंकि हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को ही डिस्कस करना है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्कस करते हैं तो इसमें आपने पहले तो इसमें एक तरह से डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। जो ब्लड ब्रेन बैरियर की आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक तरह से इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो आपने कहना है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ए प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है, आपने क्या कहना है, ए प्रोटेक्टिव लेयर, ओके, ए प्रोटेक्टिव लेयर
एक प्रोटेक्टिव लेयर या एक प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है या एक तरह से एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। किसके दरमियान है ये, तो आपने कहना है कि बिटवीन ब्लड एंड, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन। ओके, ब्लड और ब्रेन के दरमियान एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो क्या करती है, ठीक है। आपने लिख लेना है कि ब्रेन मैटर के दरमियान जो क्या करती है, ठीक है, विच अलाउ, ठीक है, जो कि अलाउ करेगी, किन को अलाउ करेगी, अलाउ एसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक है, क्या करेगी, विच अलाउ एसेंशियल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ठीक है, जो क्या करेगी, आपके जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे उनको अलाउ करेगी कि वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर से पास हो जाएं। इसकी वजह कि मैं अभी आपको समझाता हूँ। अभी आपने जनाब इसकी सिर्फ डेफिनेशन समझनी है कि एक प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड ब्रेन मैटर विच अलाउ ओनली एसेंशियल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, ठीक है, मतलब जितने भी आपके अच्छी चीजें होंगी, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे वो इसमें गुजर जाएंगे। एंड प्रिवेंट, ठीक है, एंड क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, बचाएगी, किनको बचाएगी, प्रिवेंट करेगी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, किनको, आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उनको प्रिवेंट करेगी फ्रॉम ब्लड टू एंटर द ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम ब्लड टू एंटर द ब्रेन, ठीक है, टू एंटर द ब्रेन, ठीक है। तो ये आपने कहना है, ठीक है, मतलब कि आपने कहना है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, आपने कहना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव बैरियर है बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन मैटर, जो क्या करता है, सिर्फ आपकी एसेंशियल सब्सटेंसेस को उसमें से गुजरने देता है। लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर में से आपके एसेंशियल सब्सटेंसेस ही पास हो सकेंगे, लेकिन आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होंगे ना वो पास नहीं हो सकेंगे। देखिए आपने मतलब कि आपको पता है कि जब भी आप जो है वो कोई भी आप चीजें खाते हो, लाइक आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर हो जाए, ठीक है, कोई भी पैथोजन एंटर हो जाए या आपका कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर एंटर हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि मेनली आपका जनाब उसमें किडनी डैमेज हो सकता है, ठीक है, वो किडनी को डैमेज कर देता है, ठीक है, आपके किडनी को जनाब इन्फेक्ट कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है, आपकी जीआईटी को डैमेज कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या अगर आपके किडनी को डैमेज करे तो उसकी वजह से आपके यूरिन में जनाब आपका क्या ब्लड आ सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमेटो यूरिया कहते हैं, ऐसे ही है ना। मतलब कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर होता है, तो वो आपके मतलब कि अदर देन द ब्रेन, ब्रेन के अलावा दूसरे पार्ट्स को मेनली डैमेज करता है। किसको, फॉर एग्जाम्पल किडनी की बात की जाए, जो किडनी को डैमेज कर सकते हैं, आपकी जीआईटी की बात की जाए तो ये आपके जीआईटी को जनाब डैमेज कर सकते हैं। आपने जनाब बहुत ही कम ही सुना होगा कि आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर हुआ है, जो कोई पैथोजन एंटर हुआ है, या कोई आपने ड्रग लिया है, ठीक है, क्या आपने कोई ड्रग लिया है, जब उसने क्या किया, आपके ब्रेन को इंजर्ड कर गया, क्या उसने क्या कर दिया, आपकी जो ब्रेन है उसकी इंजरी कर दी। ऐसा आपने जो है बहुत ही कम ही सुना होगा। जिस तरह मैंने कल ही कहा था कि आपके ब्रेन के पास जो ब्लड ब्रेन आपके सॉरी जो आपके प्राइमरी पेन रिसेप्टर होते हैं, वो प्राइमरी पेन रिसेप्टर जो होते हैं वो नहीं होते। और साथ साथ क्या होता है कि जो आपका ब्लड और ब्रेन है इसके दरमियान ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ये क्या करता है, ये जनाब उससे जितनी भी आप ड्रग्स लेते हो, ठीक है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और जो आप कोई भी पैथोजन होता है उसको आपके ब्रेन के अंदर एंटर नहीं होने देता, और इसी वजह से आप जो है वो ब्रेन की इंजरी जो है वो नहीं देखते, ठीक है। लेकिन जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर होता है या पैथोजन एंटर होता है, तो आप दूसरे ऑर्गन की इंजरी जो है वो देखते हो अक्सर जनाब, उसकी जनाब एक तरह से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। आगे हम मजीद इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका सारा क्या सीन होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन को समझना है कि इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है। यानी कि जो भी आपकी ब्रेन के लिए एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, उनको तो पास आउट होने देगी, उनको तो मतलब कि अपने अपने में से गुजरने देगी, लेकिन जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर से नहीं गुजर सकेंगे। और जब वो नहीं गुजर सकेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ब्रेन को एक तरह से डैमेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह लिखनी है। अब हम आते हैं कि यार ये जो आपका एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर है ये मतलब कि कौन से स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो आपने कहना है कि कंपोजिशन, ठीक है, जो आपकी क्या है, आपकी कंपोजिशन ऑफ ट्रिपल बी यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। आपकी बुक ने जो है वो 4 स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, लेकिन आपने मेनली इसमें 3 स्ट्रक्चर जो है वो अपने लाजमी याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके मेन 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं वही आपके मेनली आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को बना रहे होते हैं। तो आपने कहना है कि आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इट इज मेड अप ऑफ
ठीक है, आपने इस तरह लिखना है कि इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि ये मेनली आपके तीन कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कौन कौन से ऐसे तीन इसके कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के, जिनसे ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, आपने कहना है कि जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं वो कौन से तीन कंपोनेंट्स हैं। तो आपने लिखना है कि जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो पहली जिस चीज से मिलके बना हुआ है, वो आपने कहना है कि नॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि ये क्या होता है, आपकी नॉन फिनेस्ट्रेटेड। आपने इसको लाजमी लिखना है। क्या होता है कि आपके एक तरह से नॉन फिनेस्ट्रेटेड, ठीक है, नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। आपने लिखना है कि ये क्या होता है, ये आपकी नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल से जो है वो मिलके बना होता है। नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल से मिलके बना होता है। देखिए, आपको पता है, आपको क्या पता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, ये आपकी एक तरह से ब्लड वेसल है। ठीक है, और ब्लड वेसल में से कौन सी वेसल है, ये आपकी कैपिलरी क्या है, ये आपकी एक तरह से ब्लड वेसल है। उस ब्लड वेसल को मैंने क्या नाम दे दिया, ये है आपकी कैपिलरी। और आपको पता है कि ऐसे सेल जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स को इनसाइड लाइन करते हैं, वो कौन से सेल होते हैं, वो आपके एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। इस तरह के क्या होते हैं, इस तरह के आपके क्या होते हैं, आपके एक तरह से एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। ये आपने समझना है। लेकिन याद रखो कि आपकी क्या होते हैं कि ये आपकी ब्रेन के अंदर, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर जो आपकी कैपिलरी होती है, वो जिन एंडोथीलियल से मिलके बनी होती है, यानी कि जो आपकी कैपिलरी वॉल के अंदर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वो नॉन फिनेस्ट्रेटेड होते हैं। फिनेस्ट्रेटेड का क्या मतलब होता है, सिर्फ अगर फिनेस्ट्रेटेड का मतलब देखें ना, तो इसका मतलब होता है गैप। ठीक है, क्या होता है, यानी कि गैप होते हैं जो आपकी एंडोथेलियल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एंडोथेलियल सेल बनाता हूँ, ये मैं एंडोथेलियल सेल बनाता हूँ, और ये आपका एंडोथेलियल सेल बनाता हूँ। और ये एंडोथेलियल सेल किसके दरमियान है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो एंडोथेलियल सेल्स थे ना, ये इस आपकी एक तरह से कैपिलरी के अंदर थे। ये कोई भी कैपिलरी हो सकती है, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सी कैपिलरी हो सकती है। तो आप देखेंगे ये जो एंडोथेलियल सेल्स थे, इनके दरमियान क्या था, इनके दरमियान गैप था, इनके दरमियान क्या था, गैप था। तो इसको हम कहते हैं फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स का क्या मतलब होता है, यानी कि वो एंडोथेलियल सेल्स जो आपकी एक ब्लड वेसल्स को अंदर से लाइन कर रहे हैं, लेकिन उन एंडोथेलियल सेल के दरमियान क्या है, गैप है। ठीक है, उनके दरमियान एक जंक्शन है, उनके दरमियान जो है वो छोटा सा होल है। ठीक है जी, आपने कहना है। लेकिन याद रखो कि जो आपके ब्लड सॉरी आपके जो ब्रेन के अंदर कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता। वजह क्या है, याद रखो कि ये जो जब भी आपके जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल जो होती हैं, जिनके अंदर आपकी फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होती हैं, फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, यानी कि वो कैपिलरी या वो ब्लड वेसल्स जिनके अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं, वो उन ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर होते हैं जहां से कुछ चीजों की आपूर्ति किया क्या होनी होती है, या तो रीएब्जॉर्प्शन होना होती है, क्या होना होती है, या तो रीएब्जॉर्प्शन होना होती है, या फिर आपकी एक तरह से एक्सक्रीशन होना होती है। ठीक है, यानी कि आपकी क्या होगी कि जितनी भी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि जो आपकी फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होंगी, यानी कि ऐसी कैपिलरी या ऐसी ब्लड वेसल जिनके दरमियान गैप होंगे, ये उन ऑर्गन में होंगे, उन ऑर्गन में होंगे जिनमें आपकी किसी चीज की एक तो या तो री एब्जॉर्प्शन या सिर्फ एब्जॉर्प्शन होना होती है, या किसी चीज की एक्सक्रीशन होनी होती है। ठीक है, अब देखो आपकी जीआईटी में अगर हम बात करें, जो आपकी जीआईटी है, और जीआईटी में जो आप खाना वगैरह खाते हो, वो क्या होता है, वो अब आपकी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और जब एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसे ही है ना, आपकी जीआईटी से जितनी भी आप चीजें खा रहे हो, तो वो एब्जॉर्ब होकर आपकी ब्लड में जाता है। यानी कि अब वहां पर भी क्या होना चाहिए, वहां पर भी आपकी फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होना चाहिए। किडनी की बात करें तो किडनी के जो आपके ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, और किडनी के जो ग्लोमेरुलस होते हैं, वहां वहां से भी क्या होना होता है, वहां से भी आपके डिफरेंट जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी एक तरह से या तो रीअब्जॉर्प्शन होना होती है या एक्सक्रीशन होना होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जीआईटी हो गया, किडनी हो गया, इसमें आपकी फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होती है, यानी कि ऐसी कैपिलरी जिनके एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान क्या है, आपका एक तरह से मतलब कि थोड़ा छोटा मतलब उनके दरमियान गैप है। ठीक है, ये आपने कहना है। लेकिन जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है, तो इसमें किसी भी सब्सटेंस की ना तो आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है और ना तो एक्सक्रीशन होती है।
तो इनके दरमियान जो ना ऐसी कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिनमें जिनके दरमियान गैप नहीं होता, ये नॉन फिनेस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन आपकी जीआईटी और किडनी में जो आपकी वेसल्स होती है वो फिनेस्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, आपने इसको लाजमी समझना है। अभी मैं इसको मजीद क्लैरिफाई करता हूँ आगे जाके, ठीक है। तो ये पहली इसके जनाब था कि यानी कि ये मतलब कि इसकी कंपोजिशन में ये कौन सी चीज से मिलकर बनी होती है, तो आपने कहना है ये नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होती है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि क्या होता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है आपकी एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है आपकी एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैंने आपको समझाया था बायोकेम के अंदर, ठीक है। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो अब मुझे जल्दी से बताएं, जो जिन्होंने बायोकेम पढ़ी थी, इसमें कौन सा कोलेजन होगा, विच टाइप ऑफ कोलेजन विल बी फाउंड इन दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपने इसका दूसरा लिखना है। फिर हम आते हैं इसका तीसरे के ऊपर, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपका क्या होगा फूड प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि आपके एक तरह से फूड प्रोसेस, ठीक है, ये फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, क्योंकि कि आपके जो एस्ट्रोसाइट्स होंगे उनके फूड प्रोसेस से मिलके बना होगा, ठीक है। तो ये इसके तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिर्फ एक ही बच्चे को पता है कि कोलेजन टाइप 4 होता है, बाकी सो रहे हैं सारे। चलो कोई बात नहीं। तो आपने कहना है कि इसमें क्या होता है कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके कोलेजन टाइप 4 होता है, ठीक है। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, का फूड प्रोसेस होते हैं किसके, एस्ट्रोसाइट्स के। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स आपके मेन कंपोनेंट होते हैं। मेन कंपोनेंट किस चीज के होते हैं, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर की। मैंने लिखवाया था ना, आपको एक सेंटेंस लिखाया था कि एस्ट्रोसाइट्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। और मैंने कहा था कि जनाब 80% जो आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर बनी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, वो आपकी एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर से मिलके जो है वो बनी होती है, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि क्या होंगे कि आपके फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट से मिलके बनी होगी, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे जो आपने याद रखना है। अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ और आपको मजीद जो है वो क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्या कहा, पहले मैंने ये कहा था कि ये क्या है, ये आपकी नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जनाब यहाँ पे क्या करता हूँ, एंडोथेलियल सेल्स बनाता हूँ। क्या करता हूँ, आपके एक तरह से एंडोथेलियल सेल्स बनाता हूँ। और ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ये किसके अंदर है, ये आपकी कैपिलरी के अंदर है, ठीक है। मतलब है कि मैं आपकी कंप्लीट जो आपकी कैपिलरी जो है वो नहीं बना रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये यहाँ पर चलो मैं आपकी कैपिलरी बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इस कैपिलरी के अंदर क्या है कि आपके सारे जो एंडोथेलियल सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उन एंडोथेलियल सेल्स को उठा लेता हूँ और यहाँ पे जो है ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको चीजों की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये क्या था, ये आपके एक तरह से एंडोथेलियल सेल्स थे। और इन एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान क्या होता है, इन एंडोथेलियल सेल्स के दरमियान जो होता है कोई भी आपका गैप नहीं होता, यानी कि ये नॉन फिनेस्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि इसमें जनाब एक तरह नॉन फिनेस्ट्रेटेड होते हैं, इनके दरमियान जो एक तरह से ये वाला मैंने आपका ग्रीन कलर से बनाया, इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। क्या होता है आपका एक तरह से टाइट जंक्शन होता है, ठीक है। इसको इस तरह आपने लिखना है कि इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, इनके दरमियान काफी जो है वो मजबूत जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। फिर इसके नीचे लाइक ये जो आपका पहला स्ट्रक्चर था, इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे मैंने आपको बताया है कि इसके नीचे जनाब आपकी क्या होती है, आपकी एक तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अगर ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये किस से मिलके बनी होगी, ये आपको कोलेजन टाइप 4 से मिलके बनी होगी, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि आपने इसको स्ट्रक्चर बनाना है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को। फिर ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है, वो तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो तीसरा स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था कि ये कौन सा होता है, ये आपके होते हैं फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। ये कौन से होते हैं, जो आपके एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उनके एक तरह से फूड प्रोसेस होते हैं। ये इस तरह आपके एक तरह से फूड प्रोसेस को आपने बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या होते हैं, ये आपके एक तरह से होते हैं फूड प्रोसेस ऑफ आपके एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। इस तरह आपने जो है बना लेना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने जनाब आपके फूड प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स को ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिसका पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, आपकी नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होते हैं, लाइक नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स मैंने बनाए हैं। तो आपने क्या नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। जो दूसरा आपका ब्लैक कलर का बनाया है, ये क्या है, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्या आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। जो तीसरा मैंने बनाया है ये क्या है, ये फूड प्रोसेस हैं किसके, एस्ट्रोसाइट्स के, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर का।
अब बात यह है कि मैंने लिखा था कि जो आपका लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होता है, कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको पास करने देता है, लाइक जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको पास नहीं करने देता। तो अब क्वेश्चन ये कि ये कौन से ऐसे सब्सटेंस होंगे, कौन से ऐसे एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे जो आपके लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर जिनको अलाउ करेगा कि वो पास आउट हो जाएं। तो आपको पता है कि जो हमारी ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपका ग्लूकोज है। तो ये आपके ग्लूकोज को भी पास आउट होने देगा। और इसके अलावा जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स भी आपके क्या हो जाएंगे, अमाइनो एसिड भी इजीली आप के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये आपके ग्लूकोज हैं और आपके अमाइनो एसिड हैं, ये कैसे मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे। तो आपने कहना है कि ये जिस प्रोसेस के थ्रू क्रॉस करेंगे उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आप सब ने जनाब आपकी जो एक तरह से बेसिक फिजियोलॉजी वो पढ़ी हुई होगी, तो उसमें मतलब कि क्या होता है, आपका सिंपल डिफ्यूजन होता है और आपका एक तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो आपने कहना है कि जो आपके ग्लूकोज होते हैं, जो आपके एक तरह से अमाइनो एसिड होते हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके लिपिड होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके जैसे लिपिड होते हैं, ये लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। लिपिड्स हो गए या आपके लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो गए, वो आपकी सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जनाब, आप सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखना है कि ऐसे कौन से एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो मतलब कि आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। उसको आपने कहना है कि आपका ग्लूकोज है और आपके अमाइनो एसिड है, वो आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए आपके क्रॉस कर सकेंगे। जबकि आपके जो दूसरे होंगे आपकी एक तरह से लिपिड्स, जो आपके लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे, वो क्या होंगे, वो आपके मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन के जरिए आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने समझना है कि ब्लड ब्रेन बैरियर का इसकी डेफिनेशन के ऊपर आपने आना है। फिर आपने आपने फिर उसकी डेफिनेशन को समझ लेना है कि वो क्या कहना चाहता है। फिर आपने इसकी कंपोजिशन के ऊपर आना है कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीजों के ऊपर बना है। बहुत ये मतलब क्या कहना है कि ये आपका नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल से बना होता है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके नीचे फूड प्रोसेस होते हैं एस्ट्रोसाइट्स के। यानी कि वो एमसीक्यूज आता है, वो कहते हैं कि ऐसे कौन से ग्लाइल सेल्स हैं जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को बना रहे हैं, तो आपने कहना है एस्ट्रोसाइट्स। फिर इसका जनाब इस तरह आपने जनाब इसका डायग्राम बना लेनी है ताकि आपको बाद में समझने में आसानी हो। फिर मैंने लिखा कि ऐसे कौन कौन से एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं और उनका मतलब कि क्या मेथड है, किस तरीके से क्रॉस करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ और ये आपने लाजमी और लाजमी समझना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिन्होंने पहले ये चीजें लाइक जो मैं अभी आपको बताऊंगा दूसरे सिस्टम से रिलेट करके, उनके लिए आसान होगा। लेकिन जो पहली दफा पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह आसान होगा, उन्हें परेशान नहीं होना, मैं उनको कंप्लीट जो है वो समझा दूंगा। वो आपने नोट में लिखना है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, नोट में लिखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। वो कहते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से एरिया हैं जिनके अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है, लाइक उनके अंदर जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है और उसमें एक तरह से फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। मैंने कहा था कि आपके ब्लड जो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये आपके ब्रेन और ब्लड के दरमियान होता है और इसमें एक तरह से नॉन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी होती हैं। लेकिन आपके ब्रेन के ऐसे कौन से एरिया हैं जिनके अंदर तो ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग है और उनमें एक तरह से फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, यानी कि ऐसी कैपिलरीज हैं जिनके अंदर जनाब होल है, सुराख है, उनके दरमियान गैप है। तो आपने कहना है कि टू एरिया इन द ब्रेन, क्या है आपके टू एरिया इन द ब्रेन, टू एरिया इन द ब्रेन, टू एरिया इन द ब्रेन वेयर ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर इज मिसिंग, यानी कि वहां पे क्या होता है कि आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो होता ही नहीं है। एंड कंटेन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है, एंड कंटेन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, यानी कि ऐसी कैपिलरी जिनमें क्या हो आपके गैप हो, फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये आपने लिखना है कि यानी कि ऐसे कौन से दो दो एरिया, टू मेन एरिया हैं, ठीक है, टू एरिया इन द ब्रेन वेयर ब्लड ब्रेन बैरियर इज मिसिंग एंड कंटेन फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। तो आपने जो पहला इसमें लिखना है, जो पहला स्ट्रक्चर आता है जिसमें आपका ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है, तो आपने कहना है कि नियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है उस हाइपोथैलेमस के करीब एक और एरिया होता है, वो कौन सा एरिया होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। नियर हाइपोथैलेमस, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, आपको पता है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, ठीक है, आपका थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सब थैलेमस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं कि जो आपका डायनसेफ्लॉन होता है, ये हम सिंपल करें कि जो आपका फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन को
क्या कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन। लाइक आपने सिंपल कहना है कि जो आपका फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में आपका क्या होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। और अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है सारा, अभी सिर्फ आपने लिखना है कि आपका फोर ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं आपका हाइपोथैलेमस। उस हाइपोथैलेमस के करीब एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो मिसिंग होता है। तो वो कौन सा एरिया है, वो आपने लिखना है आपका ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस। कौन सा, आपका एक तरह से ऑर्गेनम, ऑर्गेनम वस्कुलोसम, ठीक है, ऑर्गेनम वस्कुलोसम, ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। कौन सा, आपका एक तरह से लेमिना टर्मिनलिस। लेमिना टर्मिनलिस इस एरिया के अंदर क्या होता है कि आपका लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर क्या होता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है। इसको हम लिखते हैं आपको OBLT, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी समझना है कि नियर हाइपोथैलेमस एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस, या इसको OBLT कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है। अब वजह क्या है कि इस एरिया के अंदर, लाइक आपके हाइपोथैलेमस के करीब जो एरिया है OBLT जिसको कह रहे हैं, इसमें आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो मिसिंग क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आपने सिर्फ ये समझना है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, ठीक है। आपने सिंपल वे से समझना है, इसकी काफी डिटेल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी जो है वो पहली दफा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनको समझाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे से इसको समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर आपका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये है आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कौन सा था, ये आपका हाइपोथैलेमस था। इस हाइपोथैलेमस के नीचे ना एक आपका मतलब कि एक ग्लैंड होता है, ठीक है। इस तरह आपका एक तरह से ग्लैंड होता है, ठीक है। और उस ग्लैंड को हम कहते हैं आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे होते हैं, ठीक है जी, आपने समझना है। लाइक ये क्या था, जो पहला मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया लाइक ड्रा करके बताया है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं आपका हाइपोथैलेमस कहते हैं। और ये हाइपोथैलेमस किस में होता है, आपके फोर ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ये आपने समझना है। फिर उसके नीचे जो आपका ये स्ट्रक्चर है जो उसके आपके हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है और आपकी पूरी बॉडी के तकरीबन हार्मोन को कंट्रोल कर होता है। ये जो आपका लाइक आपका होता है ना, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहा जाता है कि ये जो आपका मटर का एक दाना होता है, ठीक है, जो आपका पी होता है, जो आपका मटर होता है, उसके साइज जितना होता है, ठीक है। लाइक ये मतलब कि आपका बहुत ही छोटा ग्लैंड होता है, तकरीबन जो मटर होता है उसके साइज जितना होता है। लेकिन ये आपकी अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये मतलब कि पी साइज का ग्लैंड है, एक मटर जितना इसका साइज है, लेकिन ये आपकी पूरी बॉडी के जनाब आपके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये अभी तक आपने समझना है इसमें। अब इसको आपने मजीद डिटेल में नहीं लेकर जाना, आपने सिर्फ कहना है कि इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हार्मोन होता है, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास एक हार्मोन होता है। उस हार्मोन को कहते हैं आपका ADH। क्या कहते हैं, ADH। इसको हम कहते हैं आपका एंटी डायूरिटिक हार्मोन। क्या कहते हैं, एंटी डायूरिटिक हार्मोन। यानी कि एंटी का क्या मतलब होता है, एंटी का मतलब ये होता है कि आपका अगेंस्ट, यानी कि ये क्या होता है, खिलाफ होता है। अगेंस्ट होता है, किसके खिलाफ होता है, डायूरिटिक का क्या मतलब होता है, डायूरिसिस करना आना, ठीक है। मतलब सिंपल वे से समझा रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। एंटी का क्या मतलब होता है, अगेंस्ट। डाई मतलब कि डाई यूरिटिक क्या क्या मतलब होता है, डाई यूरिसिस। और डाई यूरिसिस का क्या मतलब होता है, आपका यूरिन करना, ठीक है, क्या होना है, यूरिन करना है। और एच का क्या मतलब होता है, ये होता है आपका हार्मोन, ठीक है। क्या होता है, आपका एक तरह से हार्मोन होता है। यानी कि ये ऐसा हार्मोन है, ये ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो यूरिन की एक्सक्रीशन है, जो आप सिंपल समझो, ये क्या करते हैं, आपके यूरिन वॉल्यूम को कम करता है, आपके यूरिन की फॉर्मेशन को क्या करता है, कम करता है। आपने देखा होगा कि जनाब आप जो है वो सर्दियों में जो आप सर्दियों में पानी कम पीते हो, ऐसे ही है ना। अब सर्दियों में पानी जो है वो काफी जो है वो कम पीते हो। जब सर्दी में आप पानी कम पीते हो, या फिर आप वैसे भी आप जो है, अगर आपकी बॉडी में पानी की किल्लत हो, तो आप में क्या होता है कि आप में जो यूरिन होता है वो कम आता है। ऐसे ही ना, यूरिन क्या होता है, वो बहुत ही कम आता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर की कमी हो रही है। क्या हो रही है, वाटर की कमी हो रही है। तो आपकी बॉडी जो होती है ना, वो क्या करती है, वो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, स्पेशली आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उससे एक हार्मोन सेक्रेट करवाता है जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरिटिक हार्मोन। ये क्या करवाता है, ये आपकी किडनी के पास जाता है, लाइक आपके गुर्दे के पास जाता है, किडनी के पास जाता है। वहां से क्या करवाता है, वहां से आपके वाटर की री एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है, आपकी जो वाटर होता है उसकी री एब्जॉर्प्शन करवाता है,
ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर, जो अभी पानी की कमी हो रही है, उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। लाइक उसके वहां पे V2 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वहां से मतलब कि ये क्या करवाता है, एक्वापोरिन्स बनाता है। कौन से एक्वापोरिन्स बनाता है वो अलग बात है। अब सिंपल समझो कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी, तो आपका ADH रिलीज होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो आपकी किडनी के पास जाएगा, वहां से क्या करेगा, वाटर की एक तरह से रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा, ताकि अब आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है ना कुछ जो वाटर है वो मेंटेन किया जा सके, ताकि आपकी बॉडी से वाटर ज्यादा एक्सक्रीट ना हो, आप में डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। और दूसरा ये क्या करवाता है, आपके जो मतलब कि ब्लड वेसल्स होती है ना, ठीक है, क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है ना, उस ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है V1 रिसेप्टर के थ्रू, और इनकी क्या करवाता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ताकि अब आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर, जो BP है, उसको भी एक तरह से मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर फंक्शन होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ तक आई होप सो कि आप सबको समझ आ चुकी होगी जो पहली दफा पढ़ रही हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं है तो आपने, जैसे मैं ये लेक्चर एंड करूंगा तो आपने लास्ट में मुझे बता देना है, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब क्या होता है कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक टर्म होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपको ओस्मोलैरिटी। क्या होती है, आपकी एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से ओस्मोलैरिटी, ठीक है। क्या होती है ओस्मोलैरिटी? इस ओस्मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? इस ओस्मोलैरिटी को हम सिंपल वे से कहते हैं सल्यूट्स, ठीक है। क्या कहते हैं आपके सल्यूट्स को, मतलब कि आप जब भी आप उस पोलैरिटी की टर्म मतलब कि जब भी आपके सामने आए तो आपने क्या समझना है, आपने कहना है ये सल्यूट्स हैं। सल्यूट से क्या मुराद है, आपके लाइक आपके साल्ट्स वगैरह हो गए, आपके सोडियम आयंस वगैरह हो गए, ये क्या है, ये आपकी ओस्मोलैरिटी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम होता है, पानी कम हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर ये जो सल्यूट्स हैं, क्या ये जो सल्यूट्स हैं, लाइक आपके साल्ट वगैरह हैं, ठीक है, जो नमक वगैरह हैं, जब ये ज्यादा हो जाए, जब ये ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं अब आपकी बॉडी के अंदर जो ओस्मोलैरिटी है ना वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। क्या होता है कि आपकी एक तरह से ओस्मोलैरिटी जो होती है वो ज्यादा बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो गई है। तो आपने कहना जो ओस्मोलैरिटी है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम हो और सल्यूट्स ज्यादा हो, तो आपने कहना है कि जनाब इस पेशेंट के अंदर क्या हो गया है, ओस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो अब जब आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम होगा और सल्यूट्स ज्यादा होंगे, तो अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा था कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम होता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके हाइपोथैलेमस से ADH रिलीज करवाती है, ठीक है। क्या करवाती है, ADH रिलीज करवाती है। ADH आपकी किडनी के पास जाता है और वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, तो जहां पर जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो रही थी, अब वो वाटर की कमी अब आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मतलब कि अब आप क्वेश्चन ये है कि यार ये जो आपकी बॉडी है, ठीक है, या फिर आपके एक तरह से हाइपोथैलेमस है, जिसने ADH रिलीज करना था, जिसने ADH रिलीज करना था, चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जनाब सल्यूट्स हैं वो ज्यादा हो चुके हैं या वाटर कम हो चुका है, कि अब मैंने क्या करना है, ADH को रिलीज करवाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके पास एक एरिया होता है, क्या होता है, इसके पास एक एरिया होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है। और उस एरिया को, जो यहाँ पे मैं आपका एरिया बना रहा हूँ, ठीक है जी, आपने समझा है, इस एरिया को जो यहाँ पे मैं आपको ब्लू कलर का बना रहा हूँ, ये कौन सा एरिया होता है, इसको हम कहते हैं OVLT। कौन सा आपका OVLT एरिया होता है, यानी कि आपका ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनेलिस एरिया होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर आपके वाटर कम हो जाता है, जब भी आपकी बॉडी वाटर कम हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जनाब आपके एक तरह साल्ट्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, तो ये आपका OVLT क्या करता है, इस कंडीशन को सेंस करता है, इस कंडीशन को सेंस कर लेता है, इस कंडीशन को जज कर लेता है, इसको देखता है कि यार अब आपकी बॉडी के अंदर वाटर कम है और साल्ट ज्यादा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ऐसा कोई प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवा देना चाहिए, ताकि अब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि अब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सके। तो OVLT क्या करेगा, OVLT जो है वो आपके लाइक यहाँ पे एक वेंट्रिकल होता है, जो हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे आगे जाके, जो सुप्रा वेंट्रिकुलर आपके एक तरह से न्यूक्लियस होता है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ सिंपल वे से यहाँ पे समझो कि आपका क्या करवाता है, इस एरिया को, इस आपके हाइपोथैलेमस को आपको OVLT सिग्नल देगा कि वहां से क्या रिलीज कराए, ADH रिलीज करवाए, क्या रिलीज करवाए, ADH रिलीज करवाए। फिर आपका ADH आ जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ADH फिर कहाँ जाएगा, आपकी किडनी, यहाँ से रिलीज होके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होके आपकी किडनी के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, आपकी किडनी के पास जाएगा।
फिर आप जो है आपकी ब्लड वेसल्स के पास जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा ताकि उनको ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स होंगी उनको कंप्रेस करवाएगा ताकि आपका बीपी जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा किडनी के पास जाएगा, वहां से क्या करवाएगा, वाटर की एक तरह से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा ताकि अब आपकी क्या बने, अब आपकी जनाब बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी हो रही थी उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो अब जो मैंने पहला इसका कहा था कि ये जो आपका होता है एडीएच, इसका क्या मतलब होता है, एंटी डायूरेटिक। लाइक ये क्या करवाता है, आपके यूरिन की आउटपुट को कम करता है, यूरिन वॉल्यूम को कम करवाता है। तो अब ये क्या करवा रहा है, अब वाटर जो है वो लाइक आपका जो एडीएच है ये किडनी से ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है। तो अब आपका यूरिन कम होगा, लेकिन अब आपकी बॉडी के अंदर वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हूँ कि हर बच्चे वो डेफिनेशन लिख ले, और अब आपको आई होप सो कि समझना आसान होगा, ठीक है। अब मैंने जो आपका एक तरह से ओवीएलटी लिखा है ना, यानी कि जो आपका नियर हाइपोथैलेमस ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनालिस होता है। अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इसको थ्योरी में लिखता हूँ ताकि अब आपको लिखना आसान हो जाए, और जब आप दोबारा से रिवाइज करो तो आपको ये सारी चीजें जो है वो याद हो, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखना है कि ओ वी एल टी ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनालिस क्या करता है, सेंस करता है, क्या ये देखता है, सेंस करता है दी ओस्मोलैरिटी को, किसको, आपके एक तरह से ओस्मोलैरिटी को सेंस करता है, किसकी, प्लाज्मा की, ठीक है। ये आपकी जो प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा की जो आपकी एक तरह से ओस्मोलैरिटी होती है, उस ओस्मोलैरिटी को क्या करवाता है, उस ओस्मोलैरिटी को एक तरह से सेंस कर लेता है। फिर जब उसको सेंस कर लेगा तो फिर क्या करेगा, ठीक है। फिर आपने लिखना है कि इफ, अगर क्या हो, इफ द ओस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस, इफ द ओस्मोलैरिटी, ठीक है, इफ द ओस्मोलैरिटी, इफ द ओस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि जब आपकी प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, क्या मतलब, जब आपकी बॉडी के अंदर साल्ट्स जो हैं, साल्ट्स ज्यादा होंगे, यानी कि जब फिर अब आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है उनकी कमी होगी, तो ये क्या करवाएगा, जब भी आपकी ओस्मो इफ द ओस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस, इट मींस, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, इट मींस द फ्लूइड लेवल विल डिक्रीज, इट मींस द फ्लूइड लेवल, जो मतलब कि आपकी बॉडी का फ्लूइड का लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाटर कम हो जाएंगे और आपकी तरह से जो सल्यूट्स हैं, जो साल्ट वगैरह वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ओवीएलटी विल सेंस द ओस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा, इफ द ओस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस, इट मींस द फ्लूइड लेवल विल डिक्रीज, ठीक है, वो कम हो जाएगा। तो फिर आपको ओवीएलटी क्या करवाएगा, फिर आपको ओवीएलटी विल सेंस, ठीक है, ओवीएलटी इस सारी सिचुएशन को क्या, विल सेंस द होल सिचुएशन, विल सेंस द होल सिचुएशन, वो क्या करवाएगा, इस सारी सिचुएशन को, विल सेंस द होल सिचुएशन, इस सारी सिचुएशन जो हो रही थी आपकी बॉडी उसको सेंस करेगा, और उसके और क्या करवाएगा, और स्टिमुलेट्स करवाएगा, एंड स्टिमुलेट्स, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स करवाएगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, आपके हाइपोथैलेमस को, ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स हाइपोथैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करवाएगा करेगा, विच जो हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा बदले में, जो आपका हाइपोथैलेमस है, विच इन टर्न रिलीज एडीएच, विच इन टर्न, ठीक है, जो के बदले में क्या करवाएगा, विच इन टर्न रिलीज एडीएच, ठीक है, विच इन टर्न रिलीज आपने लिखना है, रिलीज एडीएच, ठीक है जी। आपने लिखना है कि अब क्या होगा कि जो आपका ओवीएलटी है वो सेंस करेगा द ओस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा, इफ द ओस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इंक्रीजेस, it means fluid level will decrease. OVLT will sense the whole situation and stimulates hypothalamus, ठीक है, यानी कि OVLT क्या करेगा, अब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस क्या कराएगा, विच इन टर्न, यानी कि हाइपोथैलेमस इसके बदले में रिलीज करवाएगा एडीएच। अब एडीएच क्या करेगा, अब एडीएच क्या करेगा, अब आपने लिखना है कि जो एडीएच है ये क्या करेगा, एडीएच विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, ठीक है, आपने सिंपल लिखना है, एडीएच विल हेल्प in the retention of water from the kidney, ठीक है। ये क्या करवाएगा, आपकी किडनी से वाटर की रिटेंशन करवाएगा V2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन आपने लिखनी है कि मतलब कि आपका ऑर्गेनम वस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह पहले आपने समझना है कि इसके सारी सिचुएशन का क्या मतलब होता है, फिर आपने इसको थ्योरी में लिख लेना है ताकि जब आप रिवाइज करो
तो आपको ये सारी जो सिचुएशन है ये आपको समझना आसान हो जाए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये जो टर्म मैंने आपको पहले समझाई है ऑर्गेनम वस्कुलोसम वाली और जो दूसरी कंडीशन है जी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपका एक तरह से दूसरी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जो दूसरा एरिया है जहाँ पे आपका एक तरह से जो आपका होता है ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है, वो दूसरा एरिया कौन सा होता है? जो दूसरा एरिया आपने लिखना है वो है आपका नियर मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। क्या होता है कि आपका नियर मेडुला ओब्लांगेटा, जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ पे होता है? आपको पता है कि जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है ये आपका जो हाइंड ब्रेन है, ठीक है, जो आपका रोम्बन सेफलोन है उसका एक पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो मेडुला ओब्लांगेटा में भी आपका जो आपका होता है ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है, इसकी वजह क्या है? देखिए मेडुला ओब्लांगेटा में हमारे पास एक एरिया होता है, एक जोन होता है जिसको हम कहते हैं आपका कीमो रिसेप्टर। क्या कहते हैं? आपका कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। क्या होता है? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। और इसको मतलब कि प्यार हम सीटीजी भी कहते हैं, ठीक है। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है जिसको हम सीटीजी भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है इसको इट इज आल्सो नोन एज वोमिटिंग सेंटर, ठीक है। तो इसको हम आपका वोमिटिंग सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आपका वोमिटिंग सेंटर भी कहते हैं। तो आपने कहना है जो दूसरा एरिया होता है आपके हाइंड ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा में एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको हम सीटीजेड कहते हैं और इसको वोमिटिंग सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अब आपका क्या होता है, इसको आप ऐसे समझें कि अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी जब भी पैथोजन एंटर हो जाता है ना, जब भी कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है या जब भी आप कोई खाना वगैरह खा रहे होते हो तो खाने में आपका टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं वो एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हो सकता है कि वो जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो जो पैथोजन जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं, हो सकता है कि यार वो आपके बॉडी के दूसरे ऑर्गन को डैमेज करें, लाइक किडनी को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना। अब आपकी जीआईटी को डैमेज कर सकते हैं, कि उसको इरिटेट कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन है, हो सकता है कि जनाब जी आपका कोई ऐसा पैथोजन हो, ठीक है, जो आपके लाइक लीवर को डैमेज कर सके, ठीक है। ऐसे ही है ना, ये सारी सिचुएशन होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब इन पैथोजिन को या इन टॉक्सिक सब्सटेंस को अब आपकी बॉडी से बाहर रिमूव होना चाहिए, ऐसे ही है ना। क्योंकि अगर यही जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या पैथोजिन है अगर आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे तो ये तो मतलब कि काफी आपकी बॉडी को डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो अब कुदरत का निजाम ये है कि उसने क्या किया है, उसने आपकी ब्रेन के अंदर एक एरिया रखा है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जो वॉमिटिंग सेंटर। वो ये क्या करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है। और इस ब्रेन में क्या है कि ये आपका फॉर एग्जांपल मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपका मेडुला ओब्लांगेटा है। और मेडुला ओब्लांगेटा में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये पैथोजन वगैरह टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये मतलब कि आपके कहाँ ये एंटर हो जाते हैं, किसमें? आपके इस मेडुला ओब्लांगेटा में एंटर हो जाते हैं। और साथ आपके जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको क्या करवाते हैं, उसको स्टिमुलेट करवाते हैं। जब ये कीमो रिसेप्टर, कीमो का क्या मतलब होता है? देखो कीमो का मतलब होता है कोई भी केमिकल, ठीक है। कीमो का मैंने इनको जो है कंप्लीट डिटेल बताया हुआ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होते हैं, आपका वोमिटिंग सेंटर क्या होता है, वहां पे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, मैं फार्मा में इसको कंप्लीट डिटेल से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं जनाब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे आपको समझने के लिए कि आपका जो यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर लिखा हुआ है और आपका एक तरह से जो इसने बताया हुआ है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो आपके इसके ऊपर आपका मिसिंग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, सिर्फ मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं कंप्लीट जो है वो आपके एक तरह से फार्मा में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपने कहना है कि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे क्या है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास क्या है आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है। कीमो का क्या मतलब होता है? कोई भी केमिकल। तो मतलब कि ऐसा मतलब कि आपका जो सीटी जी है, जो आपका सीटी जेड है, ये ऐसा एरिया है कि जब इसके ऊपर जो है कोई भी केमिकल्स आके अटैच करेगा, कोई भी केमिकल जो है वो इसके ऊपर मतलब कि अटैच होगा, तो ये क्या करवाएगा बदले में? आपको आपकी बॉडी के अंदर वॉमिटिंग जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। क्या करवाएगा? आपकी बदले में वॉमिटिंग। और आपको पता है कि वॉमिटिंग में क्या होता है, आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो एब्डोमिनल मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर वो आपके एक तरह से जो आपका स्टोमक होता है, स्टोमक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करवाते हैं और सारा का सारा जो मटेरियल होता है वो फिर वहां से आपकी एसोफेगस के थ्रू होते हुए आपकी मतलब कि बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि आपका जो पैथोजन होता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। आपने समझना है कि मेडुला ओब्लांगेटा जो है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसमें आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है जिसको वॉमिटिंग सेंटर भी कहते हैं। वहां पे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर मिसिंग होता है और उसमें फेनेस्ट्रेटेड यानी कि ऐसी कैपिलरी होती हैं
जिनमें आपके पास आउट होने के लिए आपकी स्पेसिस होती हैं। तो जब भी पैथोजन वगैरह जो है आपकी बॉडी में एंटर होगा, तो वो इस मतलब कि सीटीजेड जोन को जाके स्टिमुलेट करेगा। ये सीटीजी क्या करवाएगा, अब आपके वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जो होता है, क्या जो आपका वॉमिटिंग रिफ्लेक्स होता है, जिसमें अब आपके एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो स्क्वीज होते हैं, आपके मतलब कि जो आपका स्टोमक होता है उसको कंप्रेस करते हैं, और सारा का सारा जो मटेरियल होता है उसको आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर जनरेट करवाएंगे। तो उसमें के बदले में क्या होगा, जो भी आपके खाने के जरिए पैथोजन हुआ है या टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर गया है, वो आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की मतलब की एक हिकमत है कि उसने जनाब क्या किया, इन दो एरिया के ऊपर जो है आपका एक ऑर्गेना वस्कुलोसम, लेमिना टर्मिनैलिस और आपका मेडुला ओब्लंगेटा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसमें आपका ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं रखा, और वहां पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी रखी, ताकि अब आपको जनाब किसी भी पैथोजन, किसी भी टॉक्सिन से बचाया जा सके। ठीक है, तो उसने उसने दो टर्म लिखी हुई है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अब आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो एक तरह से डैमेज हो सकता है। ठीक है, कंडीशन इन विच ब्लड ब्रेन बैरियर इज डैमेज। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो एक अभी मैंने आपको क्या कहा, अभी मैंने आपको ये बताया कि फॉर एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब आपको पता है कि इसमें आपके एक तरह से कैपिलरी एंडोथीलियम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था कि ये क्या है, ये आप एक तरह से जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस ये जो है ना आपकी कैपिलरीज हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई भी थ्रोम्बस बन गया है, क्या आपका कोई भी क्लॉट बन गया है, कोई भी थ्रोम्बस बन गया। ठीक है, जब इनके अंदर कोई भी क्लॉट होगा या कोई भी थ्रोम्बस होगा, ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या आपका क्लॉट बन चुका है या आपका थ्रोम्बस बन चुका है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि क्या अब यहाँ से आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर पास हो सकेगा, यानी कि इस एरिया के ऊपर अब आपका ब्लड आ सकेगा। अब इसका मतलब जो इसके आगे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, लाइक थ्रोम्बस से आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अब आपका ब्लड नहीं आ सकेगा। तो इसके अंदर जो ब्लड नहीं आ सकेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो आपके एक तरह से एंडोथीलियल सेल्स होंगे, ये जो एंडोथीलियल सेल्स होंगे, ये इसके नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, ये इस आपके ब्लड ब्रेन बैरियर की जो दूसरे एस्ट्रोसाइट्स हैं, क्या है, दूसरे एस्ट्रोसाइट्स हैं या दूसरे न्यूरॉन्स हैं, जो दूसरे ग्लाइल सेल्स हैं, इसका मतलब अब उनको क्या, अब उनको ब्लड वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रोम्बस बन चुका है। जब थ्रोम्बस बन चुका है, तो इन इससे जो आगे वाले स्ट्रक्चर है उनको ब्लड नहीं मिलेगा। जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो अब इन स्ट्रक्चर की एक तरह से डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उनकी एक तरह से क्या होती है, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी, उन सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो अब क्या होगा, अब जनाब ये होगा कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, एक तो यहाँ से आपकी होल जनाब क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, एस्ट्रोसाइट्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरे जो आपके ग्लाइल सेल्स हैं, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका जितना भी फ्लूइड होगा वो लीक आउट कर जाएगा, आपकी कैपिलरी से लीक आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जब भी अब क्या हो रहा है, मतलब कि जब भी आपकी कैपिलरी से जो आपका फ्लूइड वगैरह बाहर आ जाता है और आपके टिश्यू में अकोमुलेट हो जाता है, इसको हम कहते हैं अडीमा। ठीक है, अडीमा किसको कहते हैं, यानी कि जब भी कोई भी फ्लूइड जो है वो आपकी वेसल को छोड़कर आपके टिश्यू के अंदर अकोमुलेट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अडीमा कहते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि इश्कीमिया हो रहा था, और इश्कीमिया के बदले में अब आपकी लाइक अब आपको क्या हो रहा था, अब आपकी नेक्रोसिस हो रही थी, लाइक आपकी कम ब्लड जाने की वजह से आपके जो जितने भी आपके एस्ट्रोसाइट्स थे, या आपके एंडोथीलियल सेल्स थे, या आपकी उसके एक तरह से आपके कैपिलरीज थे, उनकी एक तरह से डेथ होना स्टार्ट हो गई थी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन की, तो वहां से आपका जो ब्लड है वो बाहर की तरह लीक होना स्टार्ट हो गया, और आपके जो सराउंडिंग टिश्यू थे उनके अंदर अकोमुलेट होना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं अडीमा। और जब आपकी वेसल्स को डैमेज होने की वजह से, लाइक जब भी आपकी वेसल डैमेज हो जाएंगी और उसकी वजह से आपको अडीमा हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं वेजोजेनिक अडीमा। क्या कहते हैं, आप एक तरह से वेजोजेनिक एडिमा कहते हैं। ठीक है, तो लाइक जब भी आपको कोई भी थ्रोम्बस वगैरह बनेगा, उसमें स्ट्रोक लिखा हुआ है, यानी कि जब आपके ब्रेन के किसी भी कैपिलरी के अंदर, किसी भी वेसल के अंदर आपका थ्रोम्बस बन जाता है, और आपके ब्रेन के जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं उनको ऑक्सीजन और ब्लड वगैरह कम मिले, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। तो जब भी आपको कोई भी थ्रोम्बस बनेगा, उस थ्रोम्बस के बदले में आपको मतलब कि सारी जो वेसल्स होंगी आपकी, एक तरह से एस्ट्रोसाइट्स होंगी, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, वो डैमेज हो जाएंगी, तो आपका एक तरह से वेजोजेनिक एडीमा होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या हो सकता है, इसमें भी आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और एक मैंने आपको फार्मा के अंदर जो है वो एक ड्रग पढ़ाई थी, इसको हम कहते हैं मैनिटोल। ठीक है, आपकी क्या पढ़ाई थी, मैनिटोल, किसी को याद हो मैंने आपको कहाँ पे पढ़ाई थी मैनिटोल ड्रग?
जिन्होंने फार्मा पढ़ी थी, ठीक है, किसी को पता है कि आपका मैनिटोल जो ड्रग है हमने कहाँ पर यूटिलाइज की थी, हमने कहाँ पे पढ़ी थी उसको? किसको पता है? चलो खैर है। अच्छा, आपने कहना है कि हमने जो है आपकी कुछ ड्रग पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं डाईयूरेटिक्स, कौन सी हमने ड्रग्स पढ़ी थी जिसमें हमने डाईयूरेटिक्स कहते थे, ठीक है। तो उस डाईयूरेटिक्स में एक ड्रग आती थी जिसको हम कहते हैं मैनिटोल, कौन सी आपके से मैनिटोल ड्रग आती थी। ये मैनिटोल मैंने बताया था कि ये क्या है, आपके एक तरह से सल्यूट होता है, क्या होता है, हम सल्यूट होता है और हम बाहर से देते हैं और हम उसी वक्त देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि जब आपका कोई भी आपके आपके लाइक आई के अंदर, ठीक है, या आप क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर है, ठीक है, आपकी आई के अंदर अगर वाटर अकोमुलेट हो जाए, आपकी आई के डिफरेंट सेल के अंदर अगर वाटर, फॉर एग्जाम्पल ये आपका आई का सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर जनाब अगर वाटर अकोमुलेट हो जाए, इसके अंदर वाटर जो है वो इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर जब वाटर इकट्ठा हो जाता है तो इस वाटर को निकालने के लिए हम क्या देते हैं, हम मैनिटोल देते हैं। क्या देते हैं? हम मैनिटोल देते हैं। ये मैनिटोल क्या है? ये मैनिटोल आपका एक तरह से सल्यूट है। तो जब ये आपका सल्यूट आपके सेल के बाहर आएगा तो ये अपने ये क्या करेगा, ये जितना भी आप वाटर होगा इसको अपनी तरफ अपनी तरफ जब वो सक कर लेगा, अपनी तरफ जब वो खींच लेगा, तो अब आपके सेल के अंदर जो वाटर है वो कम हो जाएगा। यही मैंने आपको बताया था ना। और दूसरा मैंने बताया था आपको, जब भी आपको सेरिब्रल एडीमा हो जाए, क्या हो जाए, जब भी आपकी ब्रेन के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए, तो उसको निकालने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मैनिटोल यूज करते हैं। क्योंकि मैनिटोल एक सल्यूट है, ये क्या करेगा, जब भी जाएगा तो जितना भी वाटर होगा उसको अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेगा और फिर बदले में उस सारे वाटर को, सारे फ्लूइड को आपकी ब्लड सर्कुलेशन में लेकर आएगा, आपके ब्लड के अंदर लेकर आएगा, ठीक है, और ब्लड के थ्रू ये होता हुआ आपकी किडनी के पास जाएगा और जितना फ्लूइड आपकी किडनी के पास जाएगा ये आपकी यूरिन के थ्रू अब आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था ना। तो एक पेशेंट है, वो पेशेंट क्या कर रहा है, वो बाहर से आपका मैनिटोल ले रहा है, क्या ले रहा है, आपका मैनिटोल ले रहा है, ठीक है। तो जब हम उसको मैनिटोल देंगे, ठीक है, क्या देंगे हम, जब उसको मैनिटोल देंगे तो फॉर एग्जाम्पल वो मैनिटोल जो है इस आपकी कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स के पास आके जमा हो गया है, क्या यहाँ पे आपका मैनिटोल अकोमुलेट हो गया है, ये एक सल्यूट है, ठीक है, ये आपका साल्ट है। तो मतलब कि आपका सल्यूट है, तो जब ये आपके कैपिलरी एंडोथेलियल के पास आके इकट्ठा हो जाएगा तो इस कैपिलरी से ये क्या करेगा, इस कैपिलरी से सारे का सारा जो वाटर होगा उसको अपनी तरफ मतलब कि खींच लेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो अब आपकी कैपिलरी के अंदर जो फ्लूइड वगैरह वो कम रह जाएगा। जब आपकी कैपिलरी के अंदर फ्लूइड कम रह जाएगा और सारे का सारा जो फ्लूइड है वो अब आपकी जनाब कैपिलरी से निकल कर आपकी जो सराउंडिंग टिश्यू है उनके अंदर अकोमुलेट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम एडीमा कहेंगे। और अब ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर तो मतलब कि वाटर वगैरह कम रह जाएगा ना, तो जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाएगी, इनकी एक तरह से इनका जो साइज होगा इनकी एक तरह से एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, इनका मतलब कि साइज वगैरह कम हो जाएगा, इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, इनकी भी एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि मैनिटोल में और आपका कोई भी वैसोजेनिक एडीमा हो जाता है तो उसमें आपका एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर जो होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो जाती है। तो बदले में क्या होता है कि कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, कोई भी पैथोजन जो होता है वो इजीली आपके इस मतलब कि आपके ब्रेन में एंटर हो जाएगा। जब वो इजीली आपके ब्रेन में एंटर हो जाएगा तो आपको डिफरेंट जो है वो आपको कंडीशन जो है वो क्रिएट करवा सकता है, ठीक है। तो इस तरह आपने समझना है कि आप टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो कैसे, जनाब आप जब भी आपको मैनिटोल ले रहे हो या आपको कोई भी थ्रोम्बस वगैरह बन जाता है तो उसके बदले में आपका जो एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर है वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके जब ब्लड ब्रेन बैरियर ही डैमेज हो जाएगा तो जो सारी सब्सटेंसेस जो थी, जो टॉक्सिक सब्सटेंस थे, वो इजीली आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे और आपके ब्रेन को डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशन थी ये थी आपके एक तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर की। अब मुझे जल्दी से अब इसका और मतलब रह गया, ठीक है। अब और कौन कौन से ऐसे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बैरियर है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं तो फिर जिसको हम एंड करते हैं। अब आपने कहना है कि ऐसे और कौन से अदर बैरियर्स इन द बॉडी, ठीक है, क्या है, एक तरह से अदर बैरियर्स इन द बॉडी। तो अब आपकी बॉडी के अंदर दूसरे बैरियर कौन कौन से, इसको हम डिटेल से अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इनको रिस्पेक्टिव जितने भी चैप्टर होंगे, जो भी सिस्टम होंगे उनमें पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक बैरियर होता है जिसको कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या होता है, आपका एक तरह से ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, ठीक है, ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है, ठीक है। अब ये बैरियर जो आपका जिसको हम कहते हैं बीटीबी, क्या कहते हैं, आपका बीटीबी, एक तो होता है ट्रिपल बी, ठीक है, एक होता है ट्रिपल बी होता है, एक होता है आपका बीटीबी होता है, और एक जो होता है उसको हम कहते हैं मैटरनल फीटल प्लासेंटल बैरियर। क्या होता है, आपके एक तरह से मैटरनल जो आपकी माँ होती है और एक से फीटल जिसमें फीटल होता है, उनका जो प्लस उसके दरमियान आपको जो प्लासेंटा होता है, ठीक है, उसके दरमियान भी एक बैरियर होता है, क्या कहते हैं, मैटरनल फीटल प्लासेंटल बैरियर होता है, ठीक है।
ये भी आपका बैरियर, मीन ये 3 बैरियर आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। कौन सा? आपका ट्रिपल बी, BTB और मैटरनल फीटल प्लासेंटल बैरियर, ठीक है। तो इसकी भी जो है वो डिफरेंट काजेज हैं, मतलब कि जिनको पता है वेल एंड गुड है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो है वो मतलब कि आपको पता होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता ना, तो उन्होंने याद कर लेना है, ठीक है। तो मतलब कि ये इनका यही कॉन्सेप्ट है यार, कि आपका जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो आपका जो मतलब कि स्पर्मेनोजेनेसिस हो रही होती है, वो आपकी 36 डिग्री के ऊपर हो रही होती है, ठीक है। तो जब वहाँ पे एक तरह से कोई भी पैथोजन आएगा या ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, तो ब्लड आपको पता है कि ये क्या होता है, ये काफी हॉट होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। वो आपके टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ा देगा। जब वो बढ़ा देगा तो वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, आपके स्पर्म की सही तरह प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने एक ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया है, ताकि आपका जो टेम्परे आपकी जो टेस्टिस है, इनका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे, और आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो सही तरह होती रहे, ठीक है। और आपको पता है कि जब भी मतलब कि आपका जो बच्चा है, लाइक फीटस है, जो उसकी जो आपकी उसकी मदर है, ठीक है, तो उनके दरमियान भी एक बैरियर है, ठीक है, ताकि उनका जो ब्लड है वो मिक्स ना हो। अगर उनका ब्लड मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से जो भी पैथोजिन वगैरह होंगी वो आपकी मदर से जो है वो फीटस के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। तो वो काफी जो है वो पैथोलॉजी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपने कहना कि इसमें ब्लड टेस्टिस बैरियर और मैटरनल फीटल प्लासेंटल बैरियर जो है, ये आपके 3 बैरियर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दें कि किसको कहाँ से कंफ्यूजन है।